प्रीवियस क्लास हम लोग देखे थे बुओयंट फोर्स नो, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी स्टार्ट किए थे। ओके, लेट मी स्टार्ट विथ द वीडियो रिलेटेड टू प्रीवियस क्लास। यहाँ तक की चीजें हम लोग देख लिए थे, ठीक है। थ्योरी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद काफी कुछ न्यूमेरिकल हमें देखना है, देखेंगे। लेट अस सी सम थ्योरी रिलेटेड टू फ्लोटेशन। अगर कोई बॉडी किसी एक फ्लूइड में फ्लोट कर रहा है, ठीक है, कोई बॉडी अगर किसी एक फ्लूइड में फ्लोट कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि फॉर इक्विलिब्रियम द वेट ऑफ द बॉडी मस्ट बी काउंटरबैलेंस्ड बाय द अपथ्रस्ट। तो पहला चीज हुआ कि फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी द weight mg must be equal to buoyant force. Suppose here is a fluid in which a solid body is floating. This is what is a block floating in it. Say Vi is the volume of solid inside the liquid, and rho L is density of the liquid. ठीक है, अगर हम कहेंगे रो एल इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो एस इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वी इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, and Vi is volume of immersed solid, and Vi is volume of immersed solid और volume of liquid displaced। तो हम mg की जगह क्या लिखेंगे, m की जगह क्या लिखेंगे? m is the mass of this. How you find the mass? Density of the solid into total volume into g. B की जगह क्या लिखेंगे? दी बुओयंट फोर्स क्या होता है? रो एल वी आई इंटू जी। अच्छा, तो रो एल हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी आई इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड इंटू जी। अब ये जी तो दोनों तरफ से गया, है ना। तो एक चीज हमें यहाँ पे मिल गया क्या, कि वी आई बाई वी एस, वी आई बाई वी एस की जगह वी लिखते हैं। V means total volume. Vi by V is equal to rho S by rho L. ये हमें यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट मिल रहा है। अगर कोई फ्लूइड में कोई एक सॉलिड बॉडी फ्लोट कर रहा है, what fraction of the total volume is inside can be found by the formula Vi by V is equal to rho S by rho L. समझ में आया? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो Vi और V है, इन दोनों में से Vi तो हरदम छोटा है। V is the total volume, Vi is the volume of the solid inside the liquid. So Vi can never be more than V. मतलब for a floating body, rho S cannot be more than rho L. तो हमें ये कंक्लूजन आके मिल गया। After we get this conclusion, हम इसमें से फर्दर क्या कंक्लूजन निकालते हैं? If rho S is less than rho L, then Vi is, this implies Vi is less than V,
That means body floats being partially immersed. अच्छा, suppose rho s is equal to rho l, then in that case vi must be equal to v. कहाँ से पता चला? फॉर्मूले से पता चला। अगर दोनों का डेंसिटी बराबर है, रो एस और रो एल का डेंसिटी बराबर है, तो vi will be equal to v. vi is equal to v मतलब the total volume is immersed into the fluid, नहीं? तो हम क्या लिखेंगे? बॉडी फ्लोट्स, इस केस में भी बॉडी फ्लोट कर रहा है, ठीक है, लेकिन कैसे? बीइंग टोटली इमर्स्ड, सिंक नहीं कर रहा है। रिमेंबर द बॉडी डज नॉट सिंक इनटू द लिक्विड, लेकिन अभी फ्लोट कर रहा है बीइंग टोटली इमर्स्ड, ठीक है। एंड सपोज अगर हम कहेंगे रो एस इज ग्रेटर देन रो एल, तो इसका मतलब हुआ vi has to be more than v. Is it possible? The volume of the solid inside the liquid is more than the total volume of the solid. ऐसा कैसा हो सकता है? ये impossible केस है। इसका मतलब हुआ it's an impossible case. इसका मतलब body does not float. तो आप इसको क्या कहोगे? That is sinks into the fluid. तो अगर हम तीनों केस को देखेंगे, ये हमारा पहला केस है जिसमें कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है, एक वॉल्यूम इसका बाहर एक वॉल्यूम अंदर है। दूसरा केस है, इस केस में भी कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है, लेकिन कैसे? पूरा डूबा हुआ ऐसे। तीसरा केस में द बॉडी इज सिंकिंग इनटू द लिक्विड ऐसे। तो ये तीनों केस में क्या कहोगे? हियर रो एस डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज less than rho l, here rho s is equal to rho l, here rho s more than rho l. क्या ये सारी चीजें समझ में आ गया? Yes sir. Yes. ठीक है, आप लोग लिख सकते हो, सारा चीजों को लिख सकते हो, just note down. So some concepts we have developed regarding flotation of a body. Now the thing is, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी भी फोर्स को मैनिफेस्ट होने के लिए, किसी भी फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए हमें फोर्स के बारे में तीन चीज जानने की जरूरत होता था। एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन, तीसरा क्या था? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब बुआयांट फोर्स द रिजल्टेंट ऑफ ऑल नॉर्मल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द इमर्स्ड सॉलिड, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर द नेट फोर्स इज एक्टिंग? समझ में आया? तो विल सी दैट, विल सी पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे where the buoyant force acts. Buoyant force acts at center of the immersed volume. Immersed volume क्या मतलब? सेंटर ऑफ वॉल्यूम। आप लोगों को सेंटर ऑफ मास समझ में आता है? कोई एक बॉडी का, ये कोई बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ से x cm लिखते हो, फॉर्मूला क्या होता था? समेशन ऑफ mi xi by summation of mi. That means you break it into small pieces. For each small piece, say for the ith mass, the corresponding distance is xi, तो m1 x1 plus m2 x2 ऐसे करके हम लोग निकाल देते हैं। Exactly in the same way, if you want to find out the center of volume, how you find the center of volume? Center of volume लिखने का तरीका हो गया xcv। फॉर्मूला क्या है? जैसे उसमें करते थे, हम क्या करते थे? पहले छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करते थे, हर एक टुकड़ा का मास और कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस को लेकर फॉर्मूला निकाल देते। अब mi के जगह क्या लिखेंगे हम लोग? vi। अब भी हम इसको छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और हर टुकड़ा का वॉल्यूम के साथ डिस्टेंस निकालेंगे। ये हो गया फॉर्मूला टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ वॉल्यूम। समझ में आया? सो फाइंडिंग सेंटर ऑफ वॉल्यूम इज नॉट अ डिफिकल्ट जॉब, यू कैन डू इट। बस आपको समझ में आना चाहिए कि सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए रिंग, हियर इज ए रिंग, से हाफ पार्ट ऑफ द रिंग इज मेड अप ऑफ आयरन।
half part of the ring is made up of iron and the other half part is made up of wood. चलो मानते हैं कि ये आधा है, ये आधा है, ये वाला पार्ट आयरन से बना है जितना मोटा है, ये वाला पार्ट वुड से बना है उतना ही मोटा है। तो आप क्या कहोगे, ये हो गया सेंटर ऑफ द रिंग। तो क्या कहोगे, दिस पार्ट विल बी मासिव, दिस विल बी लेस मासिव। सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, सेंटर पे रहेगा कि सेंटर की लेफ्ट में रहेगा कि सेंटर की राइट में रहेगा? दिस पार्ट हैज मोर मास, राइट में रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास विल बी समवेयर हियर, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, बट वेयर इज द सेंटर ऑफ वॉल्यूम? अब देखो वॉल्यूम तो यूनिफॉर्म है, ये पार्ट का मास ज्यादा था, सेंटर ऑफ मास हिट कर गया, लेकिन ये पार्ट का वॉल्यूम, ये पार्ट का वॉल्यूम बराबर है। दैट मींस सेंटर ऑफ वॉल्यूम विल बी हियर। आर यू गेटिंग? आर यू एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेंटर ऑफ वॉल्यूम एंड सेंटर ऑफ मास? दोनों अलग अलग चीज है। हाँ, अगर होमोजेनियस मीडियम में पूरा का पूरा आयरन रिंग होता या फिर वुडन रिंग होता तो शायद सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ वॉल्यूम मर्ज किए होते। ये हेटेरोजेनियस मीडियम हो गया, अलग अलग मीडियम हो गया, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ वॉल्यूम आर नाउ टू डिफरेंट पॉइंट्स। अच्छा, ये चीज हमें समझ में आया। तो क्या कहता है स्टेटमेंट? लेट अस गो बैक टू द स्टेटमेंट नाउ। ये तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या है सेंटर ऑफ वॉल्यूम। ये कहता है बॉन्ड फोर्स एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ वॉल्यूम और सेंटर ऑफ इमर्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, सेंटर ऑफ द इमर्स्ड वॉल्यूम मतलब सपोज मैं फिगर सपोज मैं इसको थोड़ा स्क्वीज करके, लेट मी मेक सम स्पेस फॉर मी सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर। यस, क्या कह रहा है स्टेटमेंट, क्या कह रहा है, कहां पर बॉन्ड फोर्स एक्ट करता है? सपोज हम कहेंगे हियर इज ए कंटेनर ऑफ लिक्विड। अब इसमें कुछ लिक्विड रखा हुआ है। सपोज हम कहेंगे इसमें कोई एक डंडे को हम ऐसे इमर्स किए हैं, ये एक मान लो कि आयरन रॉड है, सपोज दिस इज ए आयरन रॉड। ये आयरन रॉड को सपोज हम यहाँ से बांध दिए तो कहाँ जाएगा बेचारा, ऐसे ही रहेगा। या फिर वुडन रॉड है, आयरन रॉड हो सकता है तो हो सकता है सीधा हो जाएगा, वुडन रॉड है तो थोड़ा बहुत फ्लोट करेगा, टेढ़ा रहेगा। लकड़ी का डंडा इतना लंबा है, कोई पूछेगा बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? ऑब्वियसली एट द सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ दिस। तो यू विल से द वेट ऑफ दिस बॉडी मस्ट बी एक्टिंग समवेयर हियर। लेकिन ये जो वॉल्यूम है अंदर, दैट इज डिस्प्लेसिंग सम अमाउंट ऑफ लिक्विड, सो इट मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग ए अपथ्रस्ट वेयर एट द सेंटर ऑफ द इमर्स्ड वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम अंदर है लिक्विड के? ये वॉल्यूम। ये वॉल्यूम का सेंटर कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ पे आएगा बॉन्ड फोर्स। समझ में आया? बॉन्ड फोर्स एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ वॉल्यूम एंड दिस वेट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। Center of gravity and center of mass are two different things. In a uniform gravitational field, you say center of mass and center of gravity are same. Otherwise, आपकी लेवल में क्योंकि g का वेरिएशन को आप लोग इग्नोर करते हो डे टू डे लाइफ में, तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास आर सेम। हाँ, तो व्हाट वी ऑब्जर्व, दिस इज सेंटर ऑफ वॉल्यूम जहाँ पे ये बॉन्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, दिस इज सेंटर ऑफ मास वेयर द वेट इज एक्टिंग। समझ में आया? अच्छा, थोड़ा अगर ये समझ में आया तो लेट अस सी दिस वन। सपोजिंग हम कहेंगे कि ये कोई एक केस में आपको दे रहा हूं, जस्ट लिसन। सपोज हम कहेंगे यहां पर लिक्विड में कोई एक स्ट्रेट लॉन्ग बार इज फ्लोटिंग लाइक दिस, खड़ा खड़ा फ्लोट कर रहा है। हुआ क्या? हुआ यूं है कि उसके निचला वाला हिस्सा एक आयरन ब्लॉक फिटेड है। Here is an iron block fitted, ठीक है। अच्छा, और इसका ये बाकी का पार्ट क्या है? वुड, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज वुड। सेम रॉड को मैं कुछ दूसरे तरीके से भी फ्लोट कर सकता हूं। मैं कहूंगा कि नाउ दिस इज द केस where the wooden bar is floating with the piece of iron attached at the top. Now this is again iron and this is wood. दोनों ही केस में आप कहोगे ये ब्लॉक, ये डंडा जो है फ्लोट कर रहा है इक्विलिब्रियम में, है ना। लकड़ी के साथ लोहा लगा दोगे तो फ्लोट करेगी, करेगा। बहुत ज्यादा लोहा हो जाएगा तो दब जाएगा, अदरवाइज तो फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। पहला क्वेश्चन आपके लिए जाता है ये, सोचो और बताओ कौन सा केस में ज्यादा वॉल्यूम आउटसाइड रहेगा, मोर वॉल्यूम विल बी आउटसाइड। कौन सा केस में? पहला केस में कि दूसरा केस में? कौन सा केस में? ये पहला केस है
ये दूसरा केस है। हाँ आप लोग क्या बोल रहे हो, कौन सा केस में ज्यादा वॉल्यूम बाहर है? दोनों में सेम है यार। पानव पढ़ना तो मेरा दिल खुश कर दिया, काफी लोग भी बोल रहे हैं सेम है। देखो तो भाई ये फ्लोट कर रहा है ना, फ्लोट कर रहा है मतलब वेट मस्ट बी इक्वल टू बॉन्ड फोर्स। दोनों ही केस में वेट बराबर है, मतलब बॉन्ड फोर्स बराबर है। बॉन्ड फोर्स क्या होता है? रो एल वी आई इंटू जी। वी आई तो सेम है दोनों केस में, इसका मतलब दोनों केस में वॉल्यूम इनसाइड इज सेम, इसका मतलब दोनों केस में वॉल्यूम आउटसाइड इज आल्सो सेम। ओके, अब ये वुडन रॉड था और यहाँ पे क्या हुआ कि आपको एक आयरन ब्लॉक लगा दिए तो सेंटर ऑफ मास को खींच के नीचे ले लेगा। सेंटर ऑफ मास मस्ट बी समवेयर हियर, आयरन के पास आ जाएगा। वुडन पार्ट हल्का है, इस केस में सेंटर ऑफ मास मस्ट बी समवेयर हियर। अच्छा, एट द सेंटर ऑफ मास एक्ट्स द weight is acting at this point, here is acting the weight, here is acting the weight। अच्छा, where is the center of volume? Center of volume of the immersed solid, center of volume of the immersed solid, ये है immersed solid, इसका सेंटर कुछ यहाँ पे होगा, इसका सेंटर कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे आ रहा है अपथ्रस्ट और ये बॉडी अभी रेस्ट में है। दोनों ही केस में बॉडी फ्लोट कर रहा है, मतलब B must be equal to mg। Both of them are in equilibrium because net force is zero, they are in equilibrium। Now we want to categorize them in terms of the type of equilibrium associated with them। आप लोगों का पहला टेस्ट में मैं टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम रखा हूं, है ना? हाँ, ध्यान रहे, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैं बताया कि आपका जो बॉडी, दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसमें कौन सा टाइप के इक्विलिब्रियम में? बहुत इंटरेस्टिंग है, सारा चीज को हम लोग नोट करेंगे क्योंकि ये एक इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें काफी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट बिफोर दैट थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखेंगे, थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखेंगे। जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको लिखेंगे, क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहला चीज जो हमारा ऑब्जर्वेशन में आया, इन बोथ केस सेम वॉल्यूम इज आउटसाइड लिक्विड। हाँ, ये समझ में आया। इन फर्स्ट केस सेंटर ऑफ वॉल्यूम और बुओयंट सेंटर इज above center of mass। In second case, buoyant center means center of volume, okay? Buoyant center is below center of mass। दोनों ही केस में ये इक्विलिब्रियम में है। Now let us try to understand what is the type of equilibrium। थोड़ा केस 1 को देखते हैं। केस 1 में ये डंडा ऐसे था, डंडा कुछ ऐसे था। Here was acting the weight and here somewhere was acting the buoyant force। ऐसा था, ठीक है, लिक्विड के अंदर ऐसे रखा हुआ था। अब अगर ये डंडे को मैं थोड़ा सा टेढ़ा करता हूं, जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन, कि डंडे को मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूं, डंडे को ऐसा कर दिया। अब जैसे मैं ऐसे कर दिया, जैसे इसको टेढ़ा करके छोड़ देंगे, अगर वापस आ जाएगा तो हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, गिर जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो थोड़ा टेढ़ा करके छोड़ दिए, तो सोचिए तो यहाँ पे तो वेट आ ही रहा था, वो तो आएगा ही, और यहाँ पे आ रहा था बुओयंट फोर्स। सोचो तो ये दोनों फोर्स मिलके क्या करेंगे? B इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, mg इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, दोनों मिलके इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे। कोई डंडे को आप यहाँ से नीचे खींचोगे, यहाँ से ऊपर खींचोगे तो क्या होगा? सीधा हो जाएगा। That means what is the type of equilibrium associated with this danda now? Stable equilibrium। कब होता है? जब center of buoyancy is above the center of mass। समझ में आया क्या? तो वही चीज को लिखना है। क्या लिखना है इसमें? लिखना है कि in first case buoyant center is above the
center of mass, body is in stable equilibrium and body is in stable equilibrium. Fine. Now in second case, see क्या हो रहा है? सेकेंड केस में क्या हो रहा है? सेकेंड केस में देखेंगे तो सेकेंड केस में हमारा ये कैसा था केस? B was mg above था, B नीचे था। अच्छा ऐसा बात था, चलिए ठीक है, इसको फिर मिटाते हैं, सेकेंड केस को रियलाइज करने की कोशिश करते हैं। इन द सेकेंड केस mg ऊपर था, ये है डंडा, ये है कंटेनर ऑफ लिक्विड जिसके अंदर ये फ्लोट कर रहा है, और यहाँ पे कहीं बुआंट फोर्स आ रहा है, और यहाँ पे कहीं mg आ रहा है। टेढ़ा करके देखो क्या हो रहा है। जब इसको आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए, वेट एक्ट्स लाइक दिस एंड बुआंट फोर्स एक्ट्स लाइक दिस। अब क्या होगा? ये mg इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये ऐसे उठाने की कोशिश करेगा, वापस आएगा कि गिर जाएगा? सो इट इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कब होता है? व्हेन सेंटर ऑफ मास इज अबव वन सेंटर। तो हम कहेंगे दूसरे केस में एंड बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसलिए जब शिप में, जहाज में कुछ सामान लेके जाते हैं, लोगों का डेंसिटी कितना है? यू नो योर डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ वाटर, 1 ग्राम पर सीसी। यू विल सरप्राइज। आप अगर निडर होके गहरी सांस अंदर ले लो, पानी में गिर जाओ, यू विल फ्लोट। ट्राई करके देखो। अगर पानी स्टैटिक है, करंट है तो कहीं खींच लेगा, बात अलग है। स्टैटिक वाटर है, जस्ट स्लिप फ्लैट ऊपर मुंह करके और सांस ले लो, चुपचाप रहो, एकदम हिलो मत। यू विल सी इतना हिस्सा तो पानी से बाहर रहेगा, ठीक है। हाँ, कुछ चौमिन खाली होगे तो खींच लेगा अंदर, खाली पेट होगा तो फिर तो आप फ्लोट करोगे। योर डेंसिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी पानी के साथ, ठीक है। इसलिए जो मार मुर के किसी को मर्डर करके पानी में फेंक देते तो बाद में पता चला, थोड़ा सा भी फूल जाता है तो पता चला वो ऊपर आ जाता है ना। तो लाइक तो डरना नहीं, पानी में कभी डूबोगे नहीं आप, अगर जानते हो तो डूबोगे नहीं। हाँ, तो ये बात हुआ। तो बॉडी इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्या आप बता सकते हो कोई एक केस कि कब कोई बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहेगा? अगर ऐसा कुछ हुआ कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बुआंसी दोनों एक ही पॉइंट में हो गए तो नहीं। मान लो ये दोनों की दोनों एक ही पॉइंट में हो गए, टेढ़ा करके छोड़ दो, टेढ़ा रहेगा, ऐसे करके छोड़ दो, ऐसे रहेगा, ऐसा करके छोड़ो, ऐसे रहेगा, क्योंकि देयर इज नो टॉर्क, नो मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड। समझ में आ रहा है क्या? तो ध्यान रखना है, इफ सेंटर ऑफ बुआंसी मैचेस विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सर कैसे ऐसे मैच करेगा? अरे क्यों नहीं मैच करेगा भाई? हम इसके मान लो कोई शिप है, आई एम टॉकिंग अबाउट ए शिप। यहाँ पर देख के लोग खड़े हैं, घूम रहे फिर रहे, अब इसका ये वाला जो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, इसका अपना सेंटर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर हम इसके अंदर कुछ कोयला वगैरह डाल देते हैं, पत्थर वगैरह डाल देते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल कम डाउन, है कि नहीं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर नीचे रहेगा, बुआंट सेंटर अगर ऊपर रहेगा, तो क्या होगा? ये जहाज स्टेबल होगा, हवा चलेगा, तभी टेढ़ा होगा, फिर सीधा हो जाएगा। मान लो अंदर खाली है, खाली पैसेंजर ले लिए, क्यों बेकार का लोड लेंगे, कोई पैसा नहीं देगा, तो कहाँ गया सेंटर ऑफ मास? ऊपर, बुआंट सेंटर नीचे, हवा चला जहाज के साथ, बाकी लोग भी क्या हो गए? वो टाइटनिक तो देखे हो? हाँ, तो सारे डूब जाएंगे। तो इसीलिए शिपमेंट में जब लेके जाते हैं, वो क्या करते हैं, उसका बेस में नमक ले लेते हैं या फिर कहीं से पत्थर वगैरह ले आते हैं, ठीक है। इट में भी कोल, इट में भी समथिंग हेवी चीजों को इधर भर देते हैं ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहे। आपका जो जहाज में आप पैसेंजर बोल रहे हो, वो पैसेंजर जहाज कुछ नहीं होता है। उसमें पहला चीज होता है कि वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। आपको ट्रांसपोर्ट की, जैसे आपको मालगाड़ी में बैठा के छोड़ दिया, सोचो ऊपर बना दिया, आपको बैठ के आगे, मेन चीज है ट्रांसपोर्ट है। बिना ट्रांसपोर्ट का मालगाड़ी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फिर तो बैलेंस कैसे होगा, है कि ऐसा है। तो व्हाट यू फाइंड, कोई बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कब फ्लोट करेगा? जब सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट। समझ में आया क्या? ठीक है। आइस ब्लॉक फ्लोटिंग इन वाटर, फ्लोटिंग मैं थ्योरेटिकल पार्ट को जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्लोटिंग इन वाटर, ताकि न्यूमेरिकल के लिए
मैं पहले से न्यूमेरिकल लिख के रखूंगा तो ढेर सारा न्यूमेरिकल एक साथ हो पाएगा। कीपिंग दैट इन माइंड में न्यूमेरिकल थोड़ा अभी कम करवा रहा हूँ। एक क्लास में हम लोग पूरे के पूरे सिर्फ न्यूमेरिकल ही करेंगे, तो फिर चीज़ें जल्दी जल्दी हो पाएगा और ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है। हाँ, आइस ब्लॉक फ्लोटिंग इन वाटर। आपको मालूम होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ आइस इज समथिंग लाइक 0.9 ग्राम पर सीसी और दैट ऑफ वाटर यू नो इज 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है। तो व्हेन एन आइस ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन वाटर, this is what is a block of ice floating in water. ठीक है। The VI is the volume of ice inside water. तो हमें तो मालूम है कि VI by V is equal to rho S by rho L। इसका मतलब 0.9 by 1 is 0.9। So 90% of the volume is inside। अगर इसको हम वॉल्यूम आउटसाइड कहेंगे, VO वॉल्यूम आउटसाइड is equal to 10% of दैट इज, ये 0.9 है तो इसको आप ऐसे कह सकते हो 0.1 V, क्योंकि VI is 0.9 V, so VO is 0.1 V। ओनली 10% वॉल्यूम रहता है बाहर। जब भी कोई आइस ब्लॉक फ्लोट करता है सिर्फ 10% बाहर रहता है, बाकी सारे डूबा हुआ रहता है। आप टाइटैनिक वाले देखे होंगे ना, वो जहाज में जा रहे थे, उनको दिखा कि कोई छोटा सा एक चीज जो है समंदर में फ्लोट कर रहा है। वो छोटा सा है तो बगल से निकल जाएंगे ऐसे सोचे, लेकिन छोटे वाला तो 10% था, नीचे उसका 90% था, उनको पता नहीं चला और जैसे बगल से निकल गए तो कहानी बन गया, मूवी बन गया उनके ऊपर। लेकिन हाँ, अब जानते हो तो इसमें क्या होता है, 10% वॉल्यूम इज ओनली अबव द लेवल ऑफ लिक्विड एंड 90% इज बिलो। अच्छा, ये हो गया। अब दूसरी चीज हुआ ये तो हम लोग देख लिए। पॉइंट नंबर 2, आप देख रहे हो कि बाय वेरिएशन ऑफ G, बाय वेरिएशन ऑफ G बोथ W means mg and B change, but W भी बदलता है, B भी बदलता है, but VI by V remain same। ये मत सोचना कि कोई अरेंजमेंट किसी लिफ्ट के अंदर है और वो लिफ्ट ऊपर जाने लगा एक्सीलरेशन में तो उसका अपरेंट एक्सीलरेशन हो गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपरेंटली बन गया G प्लस समथिंग, सो बुआयांट फोर्स बढ़ गया, ज्यादा ऊपर उठ जाएगा। नहीं, weight will also proportionally increase, ratio will remain same, because जब हम यहाँ पे VI by VS निकाल रहे थे तो हम क्या देख रहे थे, VI by VS निकालते वक्त हमारा जो G था वो दोनों तरफ कैंसिल हो गया था, G was cancelling on either side, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे और भी एक चीज समझ में आना चाहिए कि सपोज कोई कंटेनर ऑफ लिक्विड विथ ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, वो आ रहा है, और इन दैट केस क्या होगा, आप देखोगे ये सॉलिड को कहीं भी छोड़ दोगे वो सॉलिड कहीं भी लटक के रह जाएगा, नहीं डूबेगा, ना ही फ्लोट करेगा। इन दैट केस इट इज नॉट फ्लोटिंग, बिकॉज फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी व्हाट इज द वेट? 0। व्हाट इज द बुआयांट फोर्स? 0। देयर इज नो वेट, नो बुआयांट फोर्स। तो कोई बॉडी यहाँ पे छोड़ दोगे यहीं रह जाएगा, खींच के यहाँ छोड़ दोगे यहीं रह जाएगा, यहाँ छोड़ दोगे यहीं रह जाएगा, जहां छोड़ दोगे वहीं रुक जाएगा। इट विल नाइदर सिंक नॉर फ्लोट। कब? फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये अक्सर वो लोग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो ठीक है, उस चीज को हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। आई एम टेकिंग केयर ऑफ KVQI टाइप क्वेश्चन, सो आई रिमाइंड यू ऑल दिस थिंग्स। However, when a system is under free fall, तो आप कहोगे सर फ्री फॉल करे ना करे क्या फर्क पड़ता है? फ्री फॉल में तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाता है, आई मीन अपरेंट एक्सीलरेशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है ना, 0 हो जाता है। लेकिन VI by VS, ये जो फॉर्मूला है हमारा VI by VS,
वी आई बाई वी, ये तो रो एस बाई रो एल है, ये तो जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो जी कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है। जब कोई बॉडी सिस्टम ऊपर जाएगा तो एक्सीलरेशन हो जाएगा जी प्लस है, नीचे आएगा जी माइनस है, ट्रिपल करेगा जी माइनस जी, है ना। तो ये तो जी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, तो ये तो वही रहना चाहिए। नहीं, ये नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अगेन वी आर गोइंग बैक टू द फंडामेंटल स्टेटमेंट। हम लोग निकाले थे यहाँ पर कि क्या होगा रेशियो, हम जी को कैंसिल कर सकते थे। जी को तो हम तब कैंसिल कर सकते हैं जो वो नॉन जीरो है। अगर इधर भी जीरो इधर भी जीरो, कैंसिल कर लोगे क्या? अब बोलोगे 4 into 0 is equal to 5 into 0, so 0 0 cancel, 4 is equal to 5, ऐसा तो नहीं बोल सकते। So when G is non-zero, then only you can cancel. You are cancelling here, assuming it is not free fall. ठीक है ना? It is not free fall. इसीलिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? Under free fall condition, under free fall condition, however, when a body is under free fall, when a system is under free fall, a body can remain at rest inside a liquid at any position, किसी भी पोजीशन में रह सकता है, क्योंकि दोनों का इसका वेट उसका बॉन्ड फोर्स दोनों जीरो है। सपोज हम कहेंगे दिस इज एन अरेंजमेंट, सपोज हम कहेंगे दिस इज ए पीस ऑफ कॉर्क जिसको पानी में फ्लोट करना चाहिए, एंड दिस इज फॉलिंग विथ एन एक्सीलरेशन जी, तो यू फाइंड दिस इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द लिक्विड। इसको उठा के यहाँ पे छोड़ दोगे, अगर आप ये कॉर्क को यहाँ से उठा के यहाँ पे छोड़ दोगे यहीं रुक जाएगा, यहाँ छोड़ दोगे यहीं रुक जाएगा, यहाँ छोड़ दोगे यहीं रुक जाएगा, इधर उठा के छोड़ दोगे ऐसे रख जाएगा, जहां छोड़ दोगे वहीं रुक जाएगा। आर यू गेटिंग? बिकॉज वेट इज जीरो, बॉन्ड फोर्स इज जीरो, दोनों जीरो हो गया। सो अंडर फ्री फॉल व्हेरेवर यू कीप इट विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 थोड़ा ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके अलावा चीजें निकालेंगे। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे हम लोग, सपोज इफ और व्हेन ए फ्लोटिंग ice cube melts, when a floating ice cube melts, ice cube in water, when a floating ice cube in water melts, the level of water in container remain same। ये आपको समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब हुआ, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक कंटेनर ऑफ लिक्विड है, ठीक है, ये कोई कंटेनर ऑफ लिक्विड है। आई रिपीट द डायग्राम अगेन, आई से दिस इज बीइंग तो ये सेम ग्लास है। मान लो कि हम कहेंगे इसमें ये यहाँ पे कुछ लिक्विड रखा हुआ था, ये लेवल तक लिक्विड रखा हुआ था, इसमें कोई लिक्विड था, यहाँ तक कोई आइस ब्लॉक ऐसे पानी में फ्लोट कर रहा था। दिस इज वाटर, दिस इज आइस। अब ये देखो आइस का कुछ हिस्सा पानी के अंदर था, कुछ हिस्सा बाहर था और पानी का लेवल था ये। अब जब ये मेल्ट करेगा, व्हाट विल ऑब्जर्व? द लेवल ऑफ वाटर इन द कंटेनर रिमेन सेम। ये मत सोचना है कि इतना सारा एक्स्ट्रा चीज अंदर घुस गया तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ता है, रिमेन सेम। लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर रिमेन सेम। अब देखना है कि क्यों ऐसे होता है। क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया? व्हेन ए फ्लोटिंग आइस क्यूब इन वाटर, पानी में फ्लोट कर रहा होगा, ऑयल में फ्लोट कर रहा होगा तो कुछ बात दूसरा होगा, क्या होगा वो भी देखेंगे, जो कि आपकी बुक में नहीं है। हर एक बुक में, हर एक अच्छे बुक में मिलेगा, अगर कोई आइस क्यूब पानी में फ्लोट कर रहा था, मेल्ट कर गया, तो कंटेनर में पानी का लेवल क्या होगा। लेकिन कोई भी बुक में आपको नहीं मिलेगा कोई आइस क्यूब तेल में फ्लोट कर रहा था, गर्म तेल में, और मेल्ट कर गया, बताओ लेवल क्या होगा, है ना। या फिर कोई वैक्स ब्लॉक केरोसिन में फ्लोट कर रहा था, मेल्ट कर गया। या फिर कोई शुगर ब्लॉक केरोसिन में फ्लोट कर रहा था और मेल्ट कर गया। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा
तो दिस स्टेटमेंट मस्ट बी वेरी क्लियर। अगर कोई आइस ब्लॉक पानी में फ्लोट कर रहा है तो और मेल्ट कर जाता है तो लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन सेम। हमें अभी प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है? देखो, मैं प्रूव करने के पहले तरीका बोलता हूं, फिर हम लोग प्रूव करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर पानी में कोई एक आइस ब्लॉक फ्लोट कर रहा था, कोई एक आइस ब्लॉक फ्लोट कर रहा था। मान लो कि ये था वो आइस ब्लॉक, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इस आइस ब्लॉक को यहां से निकाला बाहर। बाहर निकालने से क्या हो गया? बाहर निकाला तो पता चला यहां पर इतना बड़ा गड्ढा फॉर्मेशन हो गया। सपोज जस्ट इमेजिन कि हम यहां से आइस ब्लॉक को अभी निकाल के ले लिए हैं तो गड्ढा फॉर्मेशन हो गया। अब कहां है आइस ब्लॉक? यहां है ना। बाहर निकाल दिए तो गड्ढा हो गया। ऐसे प्रैक्टिकली होगा क्या? नहीं होगा। जस्ट इमेजिन गड्ढा फॉर्मेशन हो गया। अब इस आइस ब्लॉक को हम मेल्ट करेंगे। मेल्ट करेंगे जो पानी निकलेगा, विल पोर दैट वाटर इनटू दिस। अगर वो पानी को इसके अंदर डालेंगे, जो पानी निकलेगा अगर पूरा यहां तक भर गया तो आप क्या कहोगे? लेवल विल रिमेन सेम। अगर यहां तक पानी भरा तो आप कहोगे लेवल विल डिक्रीज। इससे ऊपर गया तो लेवल विल इंक्रीज। दैट मींस वी वांट टू कंपेयर व्हाट? द वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड द लिक्विड, दैट मींस VI, विथ वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द आइस। If volume of water coming out of ice is more than volume of ice inside, तो क्या होगा? Level will increase. Volume of water coming out of the ice is less than volume of ice inside, बराबर हुआ तो level will remain same. तो मैं ये क्यों आपको बताया? वो दे सकते हैं कि आपको देंगे कोई आइस ब्लॉक फ्लोट कर रहा है ऑयल में, तो कोई भी केस में दिस विल बी द अप्रोच टू चेक कि लेवल विल इंक्रीज और डिक्रीज। समझ में आया क्या? अच्छा, चलिए आज को निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे करते हैं, VI is volume of solid, volume of ice inside liquid, and you know it is equal to, हमें बढ़िया से मालूम है 0.9 V। V क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम। V is the total volume of the ice block। अच्छा, mass of ice is density of ice, है ना, density of ice into total volume। अच्छा, अगर 50 kg का आइस मेल्ट करेगा तो वहां से पानी निकलेगा, वो कितना होगा? 50 kg और मोर देन 50 kg और लेस देन 50 kg। मास कैन नॉट बी चेंज्ड, मास तो सेम ही रहेगा। इसका मतलब मास ऑफ आइस अगर ये हुआ, दिस इज सेम एज मास ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ इट। MW is mass of water coming out of the molten ice, so this is equal to mass of water coming out of melting ice। अच्छा, ये बात। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट? वॉल्यूम ऑफ वाटर coming out of ice is equal to क्या होगा? मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, मास ऑफ वाटर मालूम है, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, ओ मालूम है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, सो इट इज MW बाय रो W। चलिए, MW क्या था? इट इज रो आइस इनटू V। रो आइस क्या था? हाँ, लेट मी मेक ए लिटिल स्पेस, ये पूरा जगह खा गया है, तो हम कहेंगे चल लू ना इधर, ठीक। हाँ, तो मिल गया हमें कि यहाँ पे, so what you find, this is coming out to be MW क्या था भाई? It is rho ice 0.9 into V, rho W 1, is it not 0.9 V? So what you find? Volume of water coming out of ice and volume of ice inside liquid is coming out to be the same। इसका मतलब when this ice block will melt, the level of liquid in the container will remain same। Thus, तो क्या लिखेंगे? Here VI is equal to VW, so
लेवल रिमेन सेम। लेकिन हर वक्त ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या था, आइस मेल्ट करता है, क्या निकलता है, पानी निकलता है। किसमें फ्लोट कर रहा था, पानी में। दोनों लिक्विड बराबर हो गया। सपोज हम कहेंगे कि वैक्स का ब्लॉक फ्लोट कर रहा है पानी में, मेल्ट करेगा तो निकलेगा ऑयल। ऑयल एंड वाटर आर नॉट सेम। Again, you have to go for this approach and find out what is more. If Vi is more, level will decrease. Vi is less, level will increase. Equal, level will remain same. समझ में आया क्या? कोई भी केस देने से आप आराम से बता सकते हो, है कि नहीं? Let us generalize. एक स्पेशल केस ले लेते हैं। Let rho s is density of floating solid, rho L is rho 1 is liquid in container. Suppose rho 2 is liquid क्या, density of liquid in container, density of liquid in container, density of liquid in container। और ये जो हमारा रो 2 है, ये है density of liquid coming out of फ्लोटिंग सॉलिड। समझ में आया? चलिए, अब ये कोई सॉलिड फ्लोट कर रहा था, अब ये मेल्ट करने वाला है। ठीक है, तो पहले हम Vi निकालते हैं। यू नो Vi इज रो s बाई रो L इंटू V। तो रो s क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड। रो L मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये कौन सा लिक्विड है? रो 1। तो रो s बाई रो 1 इंटू V। नहीं? अच्छा, mass of solid, it is same as mass of solid, and that is same as mass of liquid coming out of the solid, mass of liquid coming out of solid is same as density of solid into volume of solid. So volume of liquid VL, volume of liquid coming out of solid is equal to mass of the liquid by density of the liquid. So it is rho s into V by density of the liquid coming out of it is rho 2। ठीक है, अब हमें VL और VI मिल गया। ठीक है, VI और VL मिल गया। If VI is less than VL, मतलब VL ज्यादा है, volume of liquid coming out of solid is more, implies VI क्या था? अभी तो देखे थे, रो s। VI क्या था? इट वाज रो s V बाय रो 1। VL क्या था? रो s V बाय रो 2। मतलब ये इससे बड़ा है, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 बाय रो 1 इज लेस देन दिस, मतलब रो 1 इज मोर देन रो 2। क्या ये टेक्निक आपको समझ में आता है? रेसिप्रोकल कर दो तो ये इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाता है। तो रो 1 इज रो 2। If Vi is less than VL, that is rho 1 is more than rho 2, level क्या होगा? Vi कम है, VL ज्यादा है, level increases। So level increase करने का कंडीशन क्या हुआ? rho 1 is more than rho 2। wax मेल्ट किया, क्या निकला? rho 2। ऑयल डेंसिटी कम है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, तो लेवल क्या होगा? Are you getting? अगर हम कहेंगे if Vi is more than VL, मतलब रो SV by रो 1 is more than रो SV by रो 2, implies रो 1 is less than रो 2,
ρ1 इज लेस देन ρ2, तो क्या होगा, लेवल डिक्रीजेस, है ना, लेवल डिक्रीजेस एंड स्ट्रेट वे यू कैन सी इफ ρ1 इज इक्वल टू ρ2, जैसे हुआ था आइस के केस में, निकलता है पानी, फ्लोट भी कर रहा था पानी में, तो आप कहोगे लेवल इनकी लेवल रिमेन सेम। अगर आपको इतना बढ़िया समझ में आया, चटाक से आंसर देना। कोई आइस ब्लॉक ऑयल में फ्लोट कर रहा था, मेल्ट कर गया, लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर बढ़ेगा घटेगा बराबर रहेगा। आइस ब्लॉक ऑयल में फ्लोट कर रहा था, आप जानते हो ऑयल का डेंसिटी कम है ना, ऑयल का डेंसिटी पानी से कम है। हाँ, तो अब बताना लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर विल इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन सेम। ऑयल में फ्लोट कर रहा था, आइस ब्लॉक ऑयल में फ्लोट कर रहा था, ρ1 किसका डेंसिटी है, वाटर की ऑयल, ρ1 इज डेंसिटी ऑफ ऑयल, ρ2 क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर। नाउ ρ1 इज लेस देन ρ2, व्हाट विल हैपन, लेवल विल डिक्रीज। समझ में आ रहा है? मैं और भी एक तरीके से बताता हूं, हो सकता है कभी कभार भूल जाओगे, आपको इसको याद रखना है कौन सा ρ1 ग्रेटर देन ρ2 होने से क्या होता था। ऐसे सोचो, आइस जब ऑयल में फ्लोट कर रहा था, मेल्ट कर गया, निकला पानी, पानी का डेंसिटी ऑयल से ज्यादा है। आपको ऑयल पे, अगर पानी पे ऑयल डालोगे तो फ्लोट करता है, ऑयल पे पानी डालोगे तो फ्लोट करेगा क्या, डूब जाएगा। इफ इट सिंक्स मतलब लेवल विल डिक्रीज। कोई भी चीज फ्लोट कर रहा था, अभी सिंक कर गया तो लेवल विल डिक्रीज। समझ में आया क्या? और अगर सिंक नहीं किया तो लेवल विल इंक्रीज। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ इज द थिंग। तो बट देन आप अगर ये लॉजिक्स याद रखोगे, शायद कोई भी क्वेश्चन को आप डील कर पाओगे। कोई भी किसी में फ्लोट कर रहा था, आइसक्रीम वाज फ्लोटिंग इन वाटर, फिर इट मेल्ट्स, मिल्क कम्स आउट ऑफ इट, डेंसिटी ऑफ मिल्क इज 1.1 ग्राम पर सीसी, सेसिन्स है उसमें 1.1 ग्राम पर सीसी, मींस ρ2 इज मोर देन ρ1, व्हाट विल हैपन, लेवल विल डिक्रीज। आइस ब्लॉक वाज फ्लोटिंग इन मिल्क, तो मिल्क का डेंसिटी पानी से ज्यादा है, तो लेवल विल इंक्रीज, लाइक दैट। सो आपको ये सब देख के याद रख के काम में लगाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक लेंगे। अगली क्लास हम लोग इसके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे। मेरे हिसाब से मैं मोस्टली थ्योरी को कवर कर दिया हूँ, कुछ टिपिकल फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल की थ्रू से हम लोग करेंगे। मैं पहले से क्वेश्चन लिख के रखूंगा तो जल्दी जल्दी हो पाएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you, sir.